हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि हमने अपने चैनल पे फार्मासिस्ट मैराथन की सीरीज़ रन कर रहे हैं, जहां जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम कवर करते हैं। तो इसमें भी 10 बेस्ट MCQ कवर करेंगे हम, जो कि आपकी डी फार्मा और बी फार्मा के सिलेबस से होंगे। और ये जो है ना बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन जो आपको समझाई जाती है उस पर खास करके आपको ध्यान देना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो एक्सप्लेनेशन से ही हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इन इंडिया। तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं इंडिया में, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उनका क्या मोटिव होता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर इसका ऑप्शन सी, डिस्पेंसिंग मेडिसिन विद प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग। ये इनका प्राइमरी इनका जो रोल होता है वो यही होता है। सिंथेसाइज किसी तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बल्क स्टेराइल इंजेक्टेबल वायल्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल नहीं होता है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होते हैं जिनका प्रॉपर रोल होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। प्रॉपर बल्क ग्लोबलिंग कंटेनर ऑर्डर, ये सब भी नहीं करते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, डिस्पेंस करते हैं मेडिकेशन। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया, देखिए, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज टू इंटरप्रेट प्रिस्क्रिप्शन जो भी पेशेंट लेके आ रहा है उसको रीड करना, उसमें जो मेडिकेशंस है वो पेशेंट को देना और उसको बताना कि किस तरह से मेडिकेशंस लेनी है। करेक्ट डोसेज उनको बताना, किस डोज में लेनी है, कितनी बार लेनी है। अगर टैबलेट कैप्सूल है तो उनको कितनी चम्मच लेना है, दिन में कितनी बार लेना है। तो ये सब बताने का काम होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का पेशेंट को। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, इन द स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज अ सिंबल RX मीन। ये जो RX लिखा होता है ना इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर ही, तो इसका क्या मतलब होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए होता है इसका, रिसिप यानी टेक थ्रू, टेक THOU, टेक दो बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, ये एक तरह का RX एक तरह का लैटिन एब्रिवेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि आप टेक दिस, मतलब जो भी मेडिकेशन इस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी है उसको पेशेंट को लेना है। इसका यही मतलब होता है RX का। और ये जो है ना, एक तरह से अगर हम बेसिकली बात करें तो ये अलाउ करता है कि पेशेंट ये सारी मेडिकेशन ले सकता है। तो इसीलिए RX का सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह का RX के सिंबल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, RX का मतलब है रिसिप मीनिंग टेक THOU, टेक दो। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ABC एनालिसिस का इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन है। जैसे पूछ रहे हैं, अंडर क्लासिक रिटेल इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल व्हाट डज द एब्रिविएशन ABC एनालिसिस स्टैंड्स फॉर। ABC का मतलब क्या होता है, देखिए, ऑलवेज बेटर कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस है। ये क्यों किया जाता है, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, फार्मेसीज होती हैं, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के ना, उनमें ABC एनालिसिस मेथड किया जाता है ताकि जो मेडिकेशन है उनकी वेस्टेज कम से कम हो पाए, उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो पाए। किस तरह से, देखिए, अच्छे से समझेंगे आप इस क्वेश्चन में। अभी सबसे पहले क्लासिफिकेशन ब्रेकडाउन इसका कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। ग्रुप A के जो मेडिकेशन होते हैं उनमें टाइट कंट्रोल उनका रखा जाता है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे कि ग्रुप A में कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। मोस्टली देखिए, ये जो मेडिकेशन होती है ना, ये मतलब मान लीजिए कि हॉस्पिटल का बजट है 100 रुपये, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये जो ग्रुप A की जो मेडिकेशन है जिन पे टाइट कंट्रोल रखा जाता है, इन मेडिकेशन पे 80 रुपये तक खर्च हो जाता है। मतलब ये इतनी महंगी मेडिकेशन होती हैं जिस पे इन्वेंट्री का जो टोटल बजट होता है ना, उसका 70 to 80% स्पेंड हो जाता है। अगर आप देखें, मॉडरेट कंट्रोल आता है ग्रुप B में, जहाँ पर जो कैपिटल है ना उसका मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसमें से 15 रुपीज़ जो है वो ग्रुप B की मेडिकेशन पे खर्च होता है। और ग्रुप C जिन पे बहुत लूज कंट्रोल रखा जाता है, जिसमें मान लीजिए अगर 100 रुपये का टोटल बजट है तो 5 रुपये जो है इस पे खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ब्रेकडाउन है। लूज कंट्रोल इस पे, मतलब अगर इसकी वेस्टेज हो भी गई ना ग्रुप C की मेडिकेशन की, तो बहुत ज़्यादा बजट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ये कौन सी मेडिकेशन होती है, देखिए, फास्ट मूविंग लो कॉस्ट मेडिकेशन, जो कि 70% और सबसे ज़्यादा जो स्टॉक में रखी जाती है ना, वो यही ग्रुप C की ही मेडिकेशन रखी जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अभी हम देखते हैं अच्छे से ना। ये देखिए, यहाँ पर है इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह से ABC को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप 2 जो ऊपर की मेडिकेशन देख रहे हैं जो कि आ रही हैं A कैटेगरी में,
सबसे ज़्यादा बजट जो है देखिए, सबसे ज़्यादा खर्चा इन्हीं मेडिसिन्स को इम्पोर्ट करने में हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट पर यूनिट इनकी ही आप देख रहे हैं। कौन सी 2 मेडिकेशन है, कैंसर इंजेक्शन और इंसुलिन। और आप देखेंगे कि इस्तेमाल जो है ना इनका काफ़ी कम हो रहा है। कैंसर मेडिकेशन की अगर बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया गया कि 500 एनुअल यूसेज है इसकी, और इंसुलिन का 5000 है। वहीं अगर आप ग्रुप बी में देखें तो आई है एंटीबायोटिक, जिसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं 20,000 तक हो रहा है। एनुअल यूसेज है इसकी, मतलब साल में 20,000 इसकी जो टैबलेट या कैप्सूल्स हैं या सिरप्स हैं तो वो निकलती हैं। कॉस्ट पर यूनिट देख रहे हैं 20 है, और एनुअल वैल्यू देखिए कितना खर्चा हो रहा है इस पे, तो 4 लाख तक इसका खर्चा हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए कैंसर मेडिकेशन में 25 लाख तक का हो रहा था, इंसुलिन पे 10 लाख तक का हो रहा था, एंटीबायोटिक पे 4 लाख रुपीज़ जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल को अपने बजट से। फिर आप देख रहे हैं ग्रुप सी की मेडिकेशन, जिसमें आ रहा है पैरासीटामोल, ओआरएस पैकेट। इनकी देखिए एनुअल यूसेज भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट ये इतने कॉस्टली नहीं होते। ये 1 रुपए की आ रही है, ये 5 रुपए का आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनुअल वैल्यू इसकी ज़्यादा जा रही है, बट अगर इसका लॉस भी हो जाता है ना तो हॉस्पिटल के बजट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जाती है एबीसी एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैक्सीन स्टोरेज प्रोटोकॉल से, कि इंसुलिन जो होती है, वैक्सीन और इंसुलिन को उनको फ्रिज के किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप, बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटेड करना होता है, फ्रीज नहीं करना होता है। काफ़ी सारे बच्चे रेफ्रिजरेटेड और फ्रीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो इंसुलिन के और जो वैक्सीन के वायल्स होते हैं ना, ये हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर इनको बाहर रख दिया जाए ना, काफ़ी हीट में रख दिया जाए, तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए इनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया, रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में रखा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये इनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया जाता है, और उसके बाद इसको फिर अगर डिस्पेंस करना है तो डिस्पेंस करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मेडिकेशन लेने तो अपने फ्रिज में जाके वो इस तरह से रख देता है मेडिकेशन को। और फ्रीजिंग नहीं करनी है इसको, मतलब जमना नहीं चाहिए इंसुलिन, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी क्लिनिकल एफिकेसी, मतलब इसकी जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है इंसुलिन में। ना देखिए पेशेंट काउंसलिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, पेशेंट काउंसलिंग के स्टेप्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन स्ट्रक्चर्ड पेशेंट काउंसलिंग। तो ये जो पेशेंट काउंसलिंग है ना, ये जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं वो करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो भी करते हैं, बट मेन जो काम होता है वो होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेके उनके पास आ रहा है उनका। तो सबसे पहले इसका जो स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका होता है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड होता है प्रोवाइडिंग इन्फो, थर्ड होता है असेसमेंट, एंड फोर्थ होता है क्लोज। तो ये एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो आया है फार्मासिस्ट के पास, कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास। तो सबसे पहले उनका होगा इंट्रोडक्शन। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट से इंट्रोड्यूस होगा पहले। फिर क्या होगा देखिए, नंबर सेकंड पे क्या होगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी चीज़ें, जो भी मेडिकेशन लिखी हुई हैं, उनकी डोसेज किस तरह से लेनी है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो वो बताना है पेशेंट को, फूड प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है। मोस्टली ये डॉक्टर्स ही मेंशन कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, या काफ़ी बार डॉक्टर भी, जैसे मैंने कहा ना, पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो वो उसी समय जो पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब कर होते हैं उसी समय बता देते हैं पेशेंट को कि इसमें ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये आपको फूड के साथ, अगर खाने के साथ किस तरह से लेनी है, खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, तो वो सब तो डॉक्टर ही बता देते हैं, बट ये प्रिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन होता है। फिर होती है देखिए असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, पेशेंट को बोला जाता है ना कि रिपीट बैक करे की डिटेल, ताकि उसको पेशेंट, जो डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है, उसको समझ आ जाए कि पेशेंट ने ठीक से सुना है या नहीं जो उसको बताया गया है। मतलब मान लीजिए अगर ये जो मेडिकेशन है इसको खाने के बाद लेना है, तो वो पेशेंट से कंफर्म क्रॉस चेक करना फार्मासिस्ट का काम होता है कि आपको समझ में आया ना कि ये मेडिकेशन जो है ये खाने के बाद लेनी है। तो पेशेंट जो है अगर बताएगा कि हाँ खाने के बाद लेनी है, मुझे समझ में आया, तो इसको कहते हैं असेसमेंट। एंड देन क्लोज कर देते हैं। कोई अगर एडिशनल क्वेश्चन है पेशेंट के मन में तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज दे आर गुड टू गो। तो ये पूरा प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है पेशेंट काउंसलिंग स्टेप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन रूल्स है।
क्वेश्चन है देखिए, इन इंडिया अंडर विच ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल द प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन आर क्लासिफाइड। मतलब इसमें इन शॉर्ट आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से शेड्यूल के अंदर प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस होती हैं। तो यहाँ डिफरेंट शेड्यूल्स दिए गए हैं बच्चों। देखिए शेड्यूल जी एंटी हिस्टामिन्स के लिए होता है। शेड्यूल एच जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स होती हैं इसमें। शेड्यूल एक्स की जहाँ तक बात करें तो कंट्रोल्ड ड्रग्स आते हैं, जैसे नार्कोटिक्स जैसी जो ड्रग होती है वो आते हैं शेड्यूल एक्स में। और शेड्यूल एम में बात करें अगर हम, तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली ड्रग्स होती हैं। तो ये आपको सारे ही शेड्यूल याद रखने हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बताया गया है। शेड्यूल एच की अगर हम बात करें ना, तो देखिए ये जो ड्रग्स होती हैं मोस्टली जो हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर की जो ड्रग्स होती हैं, डायबिटीज़ की जो ड्रग्स होती हैं, और बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स जो होती हैं, ये सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अगर किसी पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसको नहीं देनी होती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है या प्रिस्क्रिप्शन पे रीफिल अगर लिखा है तो ही पेशेंट को ये दी जाती हैं। तो ये सारी ड्रग्स होती हैं देखिए शेड्यूल एच ड्रग्स। इस तरह की वार्निंग का बॉक्स यहाँ पर आप देख लेंगे, शेड्यूल का बॉक्स होता है जो कि इस तरह से रेड कलर से हाईलाइट होता है, जिसपे ये टेक्स्ट होता है ब्लैक कलर का, और इस पे लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग टू बी सोल्ड ऑन रिटेल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। और इसके बॉक्स पे RX का लोगो होता है। तो ये सारा ही चीज़ें देखनी होती हैं फार्मासिस्ट को कोई भी मेडिकेशन डिस्पेंस करने से पहले। तो अभी देखिए हमने देखा शेड्यूल एच वाली ड्रग्स, अब हम देखेंगे ओवर द काउंटर मेडिकेशन। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, देखिए ओवर द काउंटर यानी OTC मेडिकेशन रेफर टू किस तरह की मेडिकेशन से होती हैं। ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जिनको किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है फार्मासिस्ट के पास, तो ये फार्मासिस्ट जो है ये आराम से डिस्पेंस कर सकते हैं इस तरह की जो मेडिकेशन होती हैं। किस किस तरह की मेडिकेशन होती है, देखिए सेफ सेल्फ मेडिकेशन यानी जो स्टैंडर्ड पैरासीटामॉल्स होती हैं जिनमें कोई और सॉल्ट ऐड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल है। सिंपल एंटासिड जो होती हैं टैबलेट्स वो, और सिंपल जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होते हैं ORS सॉल्यूशन होते हैं। तो इनमें किसी भी तरह की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती है, ये पेशेंट को दिया जा सकता है, कोई भी अगर आ रहा है तो उसको दिया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये वाली मेडिकेशन जो होती है ना जिनमें किसी तरह की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, इनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है अगर हम जो रिटेल फार्मेसीज होती हैं उनमें बात करें। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे परचेजिंग लीड टाइम के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन है देखिए, इन रिटेल बिजनेस ऑपरेशन, फार्मेसी बिजनेस ऑपरेशन, हाउ व्हाट इज द टर्म लीड टाइम मीन्स। लीड टाइम का मतलब क्या होता है, तो ये देखिए लीड टाइम होता है गैप बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग स्टॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी बताते हैं। तो मान लीजिए कि कोई फार्मेसी है, उसमें बहुत ज़्यादा PCM की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पैरासीटामॉल ना बहुत सारे लोग वहाँ से ले जा रहे हैं। तो अब क्या है, उस फार्मेसी को ना एक तरह की सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना, मान लीजिए इसका अकाउंट अब ना 1000 सिर्फ और सिर्फ 100 पैरासीटामॉल टैबलेट रह गई हैं, और ये 100 टैबलेट तो कुछ ही घंटों में निकल सकती हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आ जाएं इन टैबलेट्स को लेने। तो इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक प्रिवेंशन के लिए पहले से ही जो इनका, जहाँ से ये मेडिकेशन रिसीव करते हैं ना होलसेल से, तो वहाँ पहले से ही इनको ऑर्डर दे के रखना होता है कि पैरासीटामॉल इनको पहुँचा दी जाए करेक्ट टाइम पे। तो इससे क्या होगा कि अगर ये 100 टैबलेट ख़त्म हो गई तो उनके पास स्टॉक जो है वो जल्दी ही आ जाएगा। काफ़ी सारे पेशेंट्स को वापस नहीं जाना होगा अगर कोई आता है इनके पास पैरासीटामॉल की डिमांड करने। और एक तरह का सेफ्टी स्टॉक, ये तो मैंने आपको 100 टैबलेट का एग्जांपल दिया है। ये इस तरह की जो मेडिकेशन होती है ना, 500 to 1000 स्ट्रिप्स का एक तरह का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखते हैं, ताकि इस तरह की आउट ऑफ स्टॉक कंडीशन कभी आए ही नहीं इनके पास उन मेडिकेशंस की जिनकी उस एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या उस पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है उनमें काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं उस एक पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए। तो एक अपना ये सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे देखिए फार्मेसी लेआउट स्ट्रैटेजी से। तो क्वेश्चन है देखिए, विच डिज़ाइन लेआउट फीचर पैरेलल शेल्फ अरेंजमेंट टू सिस्टमिकली गाइड पेशेंट थ्रू रिटेल OTC एसेल्स। मतलब जो
शेल्फ होते हैं ओवर द काउंटर के, उनकी शेल्फ अभी देखिए नेक्स्ट इसकी स्लाइड पे हम आपको एक इमेज दिखाएंगे, उससे अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्रिड ग्रिड लेआउट, और दूसरा ऑप्शन बी आप देख रहे हैं जो फ्री फ्लो लेआउट, ये दोनों पे आप ध्यान दें। आंसर इसका ऑप्शन सी है। देखिए ग्रिड लेआउट क्या होता है, अगर हम बात करें तो ओटीसी मेडिकेशंस जो होती है ना ज़्यादातर, उनको इस तरह के ग्रिड लेआउट पे रखा जाता है, जहाँ देखिए इस एक तरह के क्लीन पाथवे होता है। अगर नेक्स्ट इमेज पे हम जाएं तो ये आप देख रहे हैं, ये है ग्रिड लेआउट, जहाँ पर इस तरह का ओपन पाथवे होता है। इस तरह से ऊपर जो है ना, यहाँ पर लिखा होता है कि कौन सी रो में कौन सी मेडिकेशंस लगी हैं, कौन किस में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, फार्मेसी मेडिकेशन है, कोल्ड एंड फ्लू की मेडिकेशन है। और यहाँ पर पेशेंट जो है या कोई भी अगर आया है तो वो आसानी से वॉक करके जितनी भी मेडिकेशंस हैं उन पे एक नज़र डाल सकता है। फ्लोर स्पेस जो है देखिए अच्छे से ऑक्यूपाई किया जाता है, यहाँ पर अच्छे से नीचे तक मेडिकेशंस होती हैं, ताकि एक नज़र पड़ते ही जो पेशेंट है उसको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस दिख जाएं। और दूसरे पे आप देख रहे हैं ये है फ्री फ्लो लेआउट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पैसेज है, बट आप देख रहे हैं ये वाली अरेंजमेंट भी काफ़ी सारी जगह होते हैं। यहाँ पर इस तरह से राउंड राउंड करके पेशेंट को जाना है और अलग अलग वो काउंटर पे जा सकता है। बट अगर प्रॉपर हम बात करें तो इस तरह की अरेंजमेंट अगर हो ग्रिड लेआउट, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है पेशेंट को अपने मेडिकेशन फाइंड करने में। और इसी लेआउट को काफ़ी सारे जो फार्मेसीज होती हैं, रिटेल फार्मेसीज, उनमें इसी तरह के ग्रिड लेआउट को फॉलो किया जाता है। पूछ रहे हैं आपसे लास्ट क्वेश्चन बच्चों कि फीफो रूल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है रिटेल स्टॉक रोटेशन में। ये जो फीफो रूल है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देखिए बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये रूल है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन के केस में नहीं है, जितने भी सारे जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या कहीं के भी जहाँ पर ईटेबल जो खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पर उनकी बात आती है, या दवाइयों की हम बात करते हैं, तो उसमें ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टॉक का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। ये क्या होता है देखिए, गारंटी करते हैं इस तरह की फीफो कंसेप्ट की जो ओल्ड मेडिकेशंस हैं, ओल्ड मेडिकेशन बैचेस हैं, वो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही उनको सेल कर दिया जाए। मतलब किसी अगर मेडिकेशन की मान लीजिए अक्टूबर में एक्सपायरी है और किसी की ना वो मेडिकेशन बनी है मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनवरी में, उसकी एक्सपायरी है मई की, और एक मेडिकेशन फिर बनी है जिसकी एक्सपायरी है अक्टूबर की, तो कोशिश की जाएगी कि मई वाली मेडिकेशन को जल्दी पेशेंट जो है वो खरीद के ले जाएं, ताकि इसका स्टॉक खत्म हो जाए, और फिर अक्टूबर वाले मेडिकेशन का स्टॉक तो वो मेंटेन करेंगे ही। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। सो ये थे बच्चों 10 बेस्ट क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से। इसी तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।